गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कौटिल्य एकेडमी मानेसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्लोब को अर्थ का एक रियल मॉडल माना जाता है। आपको पता है मॉडल किसे कहते हैं? कोई भी बड़ी चीज़ है उसके हम एक सेम टू सेम कुछ छोटा सैंपल बनाए उसको हम मॉडल बोलते हैं। तो ग्लोब भी जो है हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, रियल मॉडल है, यानी अर्थ को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है ग्लोब। ग्लोब के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं। तो जो बड़ा ग्लोब होता है उसको कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे ग्लोब भी होते हैं जिनको कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। कुछ ग्लोब्स तो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं, इनको पॉकेट ग्लोब बोलते हैं। आजकल कुछ ऐसे ग्लोब्स भी आ रहे हैं जो कि बैलून टाइप होते हैं। बैलून जिस तरीके से होता है कि उसमें जब हवा भरते हैं तो वो बड़ा हो जाता है साइज में, इसी तरीके से कुछ बैलून्स हैं जिन पे कि ग्लोब को प्रिंट किया होता है और जब इनमें हवा भरी जाती है तो वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, वो फूल जाते हैं। तो इस तरीके के ग्लोब को बैलून ग्लोब बोलते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए कि ग्लोब क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि ग्लोब को समझा कैसे जाता है। आपको पता है कि ग्लोब पे हम कंट्रीज़ को दिखाते हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सब दिखाए जाते हैं ग्लोब के ऊपर। लेकिन किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे इनको दिखाना, इनको समझना, इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स या रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत होती है। इसलिए ग्लोब पे कुछ लाइंस इमेजिन की जाती है। सबसे पहले तो हम एक्सिस ऑफ अर्थ को इमेजिन करते हैं। जैसे आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ एक निडल डाली जाती है। ये टिल्टेड मैनर में होती है, यानी कि थोड़ी सी तिरछी डाली होती है, झुकी हुई होती है। हमारी अर्थ भी इसी तरीके से झुकी हुई है और इस निडल के ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं। इसी तरीके से अर्थ पे भी एक लाइन इमेजिन की जाती है ऊपर से नीचे तक बीचों बीच, जिसको एक्सेस ऑफ अर्थ बोलते हैं और इस एक्सेस के ऊपर के पॉइंट को नॉर्थ पोल और नीचे के पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं। तो क्लियर है। अब एक्सेस ऑफ अर्थ के अलावा भी कुछ लाइन्स इमेजिन की जाती है जिन्हें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बोलते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले ये एक फ़ोटो देखिए आप, इसमें आपको लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स ये दिखाई गई हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है ना, अच्छे से देखिए इनको कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। आप ग्लोब पे देखते हैं कि एक सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, जो कि अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक उसके ऊपर है आधा हिस्सा और आधा हिस्सा उसके नीचे है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल को हम इक्वेटर बोलते हैं और इसी तरीके के सर्कल्स इसके ऊपर भी है नॉर्थ पोल तक और नीचे भी है साउथ पोल तक। तो इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं और इनको डिग्री में मेजर किया जाता है। तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है और इसके ऊपर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री तक हम जाते हैं, नीचे साउथ पोल तक 90 डिग्री तक जाते हैं। तो ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो भी ये लैटिट्यूड्स है इनके पीछे आपने n या s लिखा देखा होगा। तो ये n और s का क्या मीनिंग होता है? देखिए, इक्वेटर बीचों बीच है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इससे ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पीछे n लगाया जाता है और जो सदर्न पार्ट में उनके पीछे s लगाया जाता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम किस हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। तो 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इसके बाद
23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। इसके नीचे आए तो 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड को साउथ पोल बोलते हैं। इन सारे लैटिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या अहमियत है, ये हम देखेंगे। तो ये कुछ अपने इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखिए। अब हम देखते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, ये कुछ हीट जोन्स बनाती है अर्थ के सरफेस पे, यानी कि हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। सब जगह हीट का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है हमारे अर्थ पे। तो ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमने ऊपर डिस्कस की, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाती है। कुछ एरिया हीट सरप्लस है तो कुछ हीट डेफिसिट है। तो हम इन अलग अलग जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दो मेन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को लेते हैं। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो इलाका है, इस पूरे एरिया में साल में किसी न किसी दिन सन वर्टिकल होता है, और सन जहाँ पे भी वर्टिकल होता है वहाँ पे हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है, क्योंकि जब सनरेज वर्टिकल पड़ती है तो वो एरिया कम कवर करती है लेकिन हीट ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो ये जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का, इनमें साल में किसी न किसी दिन सन वर्टिकल होता है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। हीट सरप्लस एरिया है ये। क्लियर है। अब हम दूसरे एरिया की बात करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे सनरेज वर्टिकल नहीं होती है, वो थोड़ी स्लेंटिंग हो जाती है, थोड़ी तिरछी हो जाती है। और जो भी तिरछी सनरेज होती है वो एरिया तो ज़्यादा कवर करती है लेकिन उनसे हीट कम मिलती है। तो ये इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का। ये कम टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर पाता है, कम हीट एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट रहता है, मॉडरेट रहता है। तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, वो भी टेम्परेट जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी हीट कम एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्लियर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का इलाका और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक का इलाका, ये काफ़ी कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे सनरेज काफ़ी तिरछी हो जाती है, वो एरिया काफ़ी कवर करती है लेकिन हीट नहीं देती है, हीट प्रोवाइड नहीं करती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और इस जोन को फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें समझ गए। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। देखिए, आपने पीछे उस फोटो में देखा था कि कुछ लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल तक जाती हैं। तो इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है इनको। तो ये लाइंस जो है एक तरीके का सेमी सर्कल होती है और हर एक लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है अर्थ को। तो इसके लिए तो हमें एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में देखा था कि केवल एक ही लैटिट्यूड था जो कि अर्थ को दो बराबर हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, जो कि इक्वेटर था। लेकिन यहाँ पे हर एक लॉन्गिट्यूड अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसलिए हमने लंदन के नज़दीक ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास होने वाली एक लाइन को प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कंसिडर किया है और इसके ईस्ट में 180 डिग्री तक ईस्टर्न हेमिस्फीयर माना जाता है और इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में 180 डिग्री तक वेस्टर्न हेमिस्फीयर माना जाता है। तो जिस तरीके से हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि N और S अल्फ़ाबेट यूज़ किए जा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे E और W अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि कौन सी लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और कौन सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड
पास होती है पैसिफिक ओशन में, आप देखेंगे। और 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ये दोनों ही एक जगह से पास होती है, और इनको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपने लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना। अब ये एक और फोटो दिखाई गई है, इसको भी आप अच्छे से देखिए। इसमें आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, इन सबको दिखाया गया, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइम जोन की। देखिए, हमारी अर्थ स्फेरिकल है, 360 डिग्री। हम पीछे लॉन्गिट्यूड में पढ़ चुके हैं कि 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, यानी कि 360 डिग्री। ये भी हमने पढ़ लिया है कि इसको 24 आवर्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी कि 24 आवर्स में अर्थ कितना रोटेट कर जाती है, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करती है, 15 डिग्री 1 आवर में। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स। इसको ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है, 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट कर रही है, और 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब इन से टाइम डिसाइड किया जाता है किसी भी जगह का। आपको पता है कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे जब सन वर्टिकल होता है किसी भी लॉन्गिट्यूड पे, तो जब सन एकदम सर के ऊपर होता है तो हम 12 बजे का टाइम मानते हैं, और इसको उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम कहा जाता है। तो जब प्राइम मेरिडियन पे वर्टिकल होगा सन, तो वहाँ पे 12 o'clock का टाइम माना जाएगा, 12 PM, और ये वहाँ का लोकल टाइम होगा। इसी के अकॉर्डिंग बाकी जगहों का टाइम भी एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। लेकिन बाकी जगहों का टाइम सेट करने में वहाँ के अपने स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड की इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि हर एक कंट्री को अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड डिसाइड करनी होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे। इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हिसाब से फिक्स किया जाता है, यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है। तो इसके लोकल टाइम को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, यानी कि जब 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे सन एकदम सर के ऊपर चमकता है तो 12 बजते हैं, दिन के 12 बजे का टाइम होता है, और उस वक्त हमारे सभी वॉचेज़ में 12 बजा दिए जाते हैं, और यही हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और हम मानते हैं कि कंट्री ऑफ राइजिंग सन जापान है, यानी कि सबसे पहले जापान में सनराइज होता है, उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हुए अर्थ आगे बढ़ती है, फिर इंडिया आता है, इंडिया में सनराइज होता है, फिर जो है ब्रिटेन यूके में काफ़ी टाइम बाद सनराइज होता है, क्योंकि यूके हमारे वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो अब यूके और हमारे टाइम में कितना डिफरेंस होगा, ये अगर हमें निकालना है तो देखिए, यूके का स्टैंडर्ड टाइम किस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से फिक्स किया जाता है, 0 डिग्री, यानी प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, और हमारा 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो अर्थ को 82.5 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट्स लगते हैं, तो 82.5 डिग्री रोटेट करने में 330 मिनट्स, यानी 5 आवर्स 30 मिनट। तो उनका टाइम हमसे 5 आवर्स 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे पीछे है। इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का टाइम 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और हमारा टाइम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 7.5 डिग्री का डिफरेंस है। 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 डिग्री, तो 7.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा, आधा घंटा। तो हमारे और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम में आधे घंटे का डिफरेंस होगा। क्लियर है कैसे टाइम डिसाइड किया जाता है? उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बता देता हूँ। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन मानी जाती है और पैसिफिक ओशन से पास होती है। आप ग्लोब पे देखेंगे तो ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन के तौर पे दिखाई देती है। इसको टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग क्यों रखा गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी लैंड पोर्शन है उसको डिवाइड होने से बचाया जा सके। तो अगर इसके रास्ते में कोई
लैंड आती है तो इसको ईस्ट या वेस्ट में थोड़ा घुमा दिया जाता है ताकि उसको डिवाइड होने से बचाया जा सके। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन किस तरीके से काम करती है, देखिए जब आप इंडिया से अमेरिका जाएंगे इस डेट लाइन को पास करेंगे तो आपको एक दिन का गेन होगा, यानी कि वहाँ दिन पीछे चलता है। मान लीजिए आप 31 दिसंबर को उसको क्रॉस करते हैं तो आपको वहाँ 30 दिसंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यूएसए से कोई उसको पास करके इंडिया आता है तो उसे एक दिन का लॉस होता है, यानी वो 30 दिसंबर को पास करता है अमेरिका के 30 दिसंबर के अकॉर्डिंग, और इंडिया आता है तो यहाँ पे 31 दिसंबर मिलेगा, तो उसे एक दिन का लॉस हो जाता है। तो जैसे आप ग्लोब में देखेंगे कि ऊपर रशिया और अमेरिका काफ़ी कम डिफरेंस है, रशिया का जो ऊपर का इलाका है और अमेरिका का जो अलास्का का इलाका है। तो मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया रशिया में, और अब वो उसको पास करके इंटरनेशनल डेट लाइन को अमेरिका पहुंच जाता है तो वो नेक्स्ट डे वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। तो इस तरीके से एक दिन का लॉस या गेन होता है, समझे। अब हम बात करते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इनका और क्या यूज़ होता है। ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या पीछे इंपॉर्टेंस थी। एक हम ग्लोब पे किसी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक प्लेस है आसाम में धुबरी, ये 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है और 26 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है। हमें ग्लोब पे इसको ढूंढना है, तो हम प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, पहले 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को मार्क करेंगे। 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमने मार्क कर लिया। अब हम इक्वेटर से 26 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड को मार्क करेंगे। तो ये एक पॉइंट पे कट करेंगे और जहाँ ये कट करेंगे वहीं पे धुबरी होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जगहों को ढूंढने में ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारी मदद करते हैं। अब आप एक चीज़ और समझिए कि देखते होंगे आप ग्लोब पे, पीछे वाली स्लाइड में भी आपने देखा था कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एक दूसरे को कट करते रहते हैं और एक नेट जैसा बनाते हैं। इस नेट को हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो आज का चैप्टर बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हम उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।